What is work of WMI filter? सर वो स्पेसिफिक डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम से जो लॉगिन कराता है, जैसे विंडोज 7 और विंडोज 10। सर जैसे बाइंड कर देते हैं हम, ये कह सकते हैं सर। Any real time example? जैसे विंडोज 10 और कोई ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह सपोर्टेबल नहीं है न्यू उसके लिए, तो उस टाइम पे हम उसे यूज कर सकते हैं। WMI filter, Windows management instrumentation that help us to segregate the policy according to the platform plus according to the structure architecture, sorry. क्योंकि you know that 64 bit based operating system होते हैं, कुछ operating system आपके 32 bit based होते हैं। If you already decided, client requested कि ये जो policy आप apply करना चाहते हैं, so these policy must be applicable for only and only 32 bit based operating system. So WMI filter come into the picture and that help us to manage. Backup and replication भी हमने discuss कर लिया था, restore and backup. जी सर। हाँ जी सर। Whenever we set up our policy, problem क्या होती है ना, n number of policies are available, right? And sorry, and these policies are like as a categorized in multiple parts. तो हर एक पॉलिसी का जो लोकेशन है ना, या उसका जो पाथ हम यूज करते हैं, उसको मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? बेसिक पॉलिसी यू कैन अप्लाई विद इन मिनट कि हाँ कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, तो यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस एंड ये द पॉलिसी फॉर टू ब्लॉक द कंट्रोल पैनल एक्सेस वो इमीडिएटली हो जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द अनदर पॉलिसीज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई, लाइक ए वॉलपेपर सेट करना है हमें परमानेंट के लिए, या हमें कोई ड्राइव शेयर करनी है, ड्राइव इन द सेंस लाइक मैप नेटवर्क ड्राइव कॉन्फ़िगर करनी है, so in this situation which is really difficult to like as a manage the policies. ओके सर। Then so I'm just going to turn on our server 2022 और एक अपने पास client operating system है, so we are going to perform all the task, right? Like as a policy से related जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी सर्विसेज ग्रुप पॉलिसी के साथ इन्वॉल्व है वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने आपको लिस्ट दी थी कि ये अपने पास 10 इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो हर एक क्लाइंट अपने टिकट में आपको फॉरवर्ड करेगा। मीन यू मस्ट नीड टू अप्लाई, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द पैथ हाउ टू अप्लाई दीज पॉलिसीज। 8 से 10 पॉलिसी की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की थी। डिड यू परफॉर्म द टास्क? These all are the नहीं policy lists that we must need to know about how to map network drive. This is really an important and common group policy that every engineer, senior system administrator, L2 engineer, L3 engineer must need to know about the path and prerequisites. ठीक है, हमने आपको बताया था you must need to know about how to block the access of USB and
CMD, बिकॉज आप भी देखते होंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो हमारा वर्क स्टेशन मिलता है जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं, उसमें CMD या कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव हम नहीं लगा सकते हैं। इवन कनेक्ट भी करते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करता माई कंप्यूटर के अंदर, राइट? You also need to know about how to fix the common wallpaper to all the employees. ओकेजन आता है, दिवाली आती है या क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम हर एक बंदे के डेस्कटॉप पे सेम वॉलपेपर लगाना चाहते हैं। वी डोंट नीड टू कोऑर्डिनेट टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय। ये वॉलपेपर बैकएंड से इंटरनल टीम जो है पुश करती है। लाइक we need to know about, because sometime what happen, you are taking care the infrastructure of client, और client ने कुछ ऐसी डिमांड की कि मुझे एक ही वॉलपेपर हर एक बंदे के सिस्टम पे चाहिए, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कि भाई आप अपना वॉलपेपर चेंज कर दो। So you need to know about the procedure how to apply the same wallpaper to n number of machines which are available in the environment. So ये बहुत ही common और important group policies हैं जो आपको implement करना आनी चाहिए। ठीक है, नो वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू ऑफ द रियल टाइम एग्जांपल, लाइक अदर वॉलपेपर हो गया, या फिर हम बात करें अपने मैप नेटवर्क ड्राइव की। सो ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, राइट? दिस वन इज आवर डोमेन कंट्रोलर। आई एम गोइंग टू टर्न ऑन आवर डोमेन मशीन, and after that one client computer is also available. Client is directly connected to our server operating system, and we are going to set up a GPU, and let's see the impact on our uh, the client machine that we have. And you know that we have already discussed about कि जो ये policies है ना, these policies are applicable for only containers. I don't think these policies we can apply directly to the any of the user account directly or any object, right? Because policy का जो term है ना, policy सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके लिए applicable होती है? Which is applicable for the containers only. Cloud.com, this one is our domain controller, and one client machine is also available and connected to each other. I'm going to log in our domain controller machine to understand about the wallpaper and all the other policies that we need to apply. मैप नेटवर्क ड्राइव का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर मैप नेटवर्क ड्राइव के बारे में क्वेश्चन पुटअप करेगा। सो मे बी कि यू नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर कि कैसे मैप नेटवर्क ड्राइव रियल इन्वायरमेंट में काम करता है। ठीक है, सो एनी आइडिया अबाउट मैप नेटवर्क ड्राइव? आपके अकॉर्डिंग मैप नेटवर्क ड्राइव क्या है? फॉरगेट अबाउट द जीपीयू वाला पार्ट, नॉर्मल मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होती है? सर जैसे आई ड्राइव हम लोग मैप करते हैं। सर जैसे कोई जैसे कि हम लोग जैसे यूजर को चाहिए रहता है ड्राइव एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो वैसे जैसे आई ड्राइव हम लोग मैप करते हैं, तो वैसे ही आई थिंक सर ये हम लोग कुछ भी डाटा फोल्डर, कोई भी फोल्डर वगैरह हम शेयर करते हैं, जैसे अगर शेयर करना है उसके बाद उसको मैप करना है दूसरे यूजर्स के लिए अवेलेबल करना है, तो तब हम इसे आईटी इंडस्ट्री में ना, आईटी इंडस्ट्री में स्टोरेज से रिलेटेड बहुत टास्क हुआ है, बहुत नई नई चीजें ऐड हुई हैं। अगर हम 10 साल पहले की बात करें ना, ज्यादा नहीं, 10 साल पहले की बात करें ना, सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरेज दैट वी कैन कनेक्ट, दैट वी कैन यूज ऑन रेंट। आज की डेट में जितनी फैसिलिटीज हैं अपने पास ना स्टोरेज से रिलेटेड, वो 10 या 15 साल पहले नहीं थी। पहले केवल एक ही ऑप्शन था, यू नीड टू एस्टैब्लिश योर ऑन स्टोरेज सर्वर इन द एनवायरनमेंट। आप फाइल सर्वर क्रिएट करो, आप स्टोरेज सर्वर क्रिएट करो, विद द हेल्प ऑफ मैप नेटवर्क ड्राइव आप सारे एनवायरनमेंट को मैप करा सकते हो। Nowadays, you know that अच्छे अच्छे लाइसेंसेस है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 के। हर एक लाइसेंस पे आपको 1 TB 2 TB 50 TB 100 TB अनलिमिटेड तक का स्पेस हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोवाइड करता है। Let me give you the real time of the real gap between cloud storage provider and on-premises storage provider, because both are can perform the same task. Let's take an example. This is our infrastructure. N number of machines are available. These all are the client, the employees system. ये employee के resources हैं. Switch is directly connected to all the machines. ये switch हमारा सभी मशीनों से connected है. And you know that switch is also connected with internet. ISP से जुड़ा है. And you know that हर एक user, हर एक machine अपने user से login किया है. वो same user जिससे वो email services को handle करता है. माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है। माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे हमने हर एक यूजर को लाइसेंस असाइन कर रखा है। दिस इज MS 365 क्लाउड पोर्टल। नंबर ऑफ यूजर्स
are available like user 1, user 2, user 3, and number of users are available, right? And we successfully assign the license to each and every user. हर एक यूजर को हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है? लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है. लाइसेंस में कई सारी कैटेगरीज होती हैं, वो सेपरेट मैटर है. E1 लाइसेंस पे आप जा रहे हैं कि E3 लाइसेंस पे जा रहे हैं कि E5 लाइसेंस पे जा रहे हैं, बिजनेस प्रीमियम पे जा रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं. थोड़ा सा हमें मालूम करना पड़ेगा कि लाइक जो ये E3, E1, E5 लाइसेंसेज है ना, दे आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. डेफिनेटली इनकी कॉस्टिंग भी अलग है और इनके अंदर जो सर्विसेज और फैसिलिटीज है ना, वो भी एक दूसरे से अलग है, चेंजेस हैं. हर अकाउंट पे, हर एक लाइसेंस पे आपको मे बी 2 TB, मे बी 10 TB, मे बी 50 TB, राइट, ऐसे करके स्पेस मिलता है. जस्ट लाइक एज अ गूगल ड्राइव, यू नो दैट जब भी हम साइन अप करते हैं अपने आप को जीमेल अकाउंट पे, जब भी हम कोई नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे इमीडिएटली हमें एक 15 GB का स्पेस मिल जाता है, एंड दिस इज टोटली फ्री. बट अगर आप 15 GB से ज्यादा स्पेस का को यूटिलाइज करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, आप अपना डेटा रखना चाहते हैं 15 GB से ज्यादा, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पे द रेंट. 130 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा $100 100 GB के लिए, राइट. 75 या 70 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा $50 GB के लिए, राइट. 500 समथिंग पे करना पड़ेगा आपको 1 TB के लिए. दिस इज द कॉस्ट रिलेटेड टू द पर मंथ. You have to pay these amount on the monthly basis. हर महीने आपको इतने अमाउंट पे करना पड़ेगा. Is that correct? आज की डेट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं. अब क्या है, हर एक बंदे को ईमेल तो मैंडेटरी है कि हमारे अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, IT नॉन IT कहीं पे भी है, ईमेल तो उसको एक्सेस देना ही देना है. माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ईमेल, आउटलुक, टीम्स, है ना, वन ड्राइव, ये सभी का पैकेज बना के रख दिया कि आप एक लाइसेंस खरीदो, आपको सारा पैकेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. आज की डेट में क्या है, हम हर एक मशीन पे माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट वन ड्राइव रहता है. हर एक सिस्टम पे आपको वन ड्राइव मिल जाएगा. आप जो ईमेल आईडी आपकी है जिससे आप ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ना, उसी ईमेल आईडी से आप अपने इसको SSO साइन अप कर लेते हैं. जब भी आप मशीन लॉगिन करेंगे ना, आपके सिस्टम का डेटा वन ड्राइव से सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली. आपके सिस्टम का डेटा. हाँ जी सर, ये जो आपने स्टोरेज बताया 2 TB, 10 TB, 50 TB, ये मेल बॉक्स स्टोरेज है कि क्या नो है? नो 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 नो, दिस इज वन ड्राइव स्टोरेज. मेल बॉक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी. मेल बॉक्स में भी सेपरेट है 2 GB, 10 GB, 1 TB, लाइक दैट, 100 GB, 50 GB. मेल बॉक्स साइज अलग है, स्टोरेज साइज अलग है. ओके, ठीक है. अच्छा, दिस ये इज वन दिस ड्राइव इज पे है. दिस इज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. बट कंपनी कुछ सर्विसेज ऑन प्रेमाइसेस पे ही रखना चाहती है. हाँ, सॉरी, ह्यूज गैप बिटवीन वन ड्राइव टू मैप नेटवर्क ड्राइव. अब यहाँ पे एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं. दिस इज फॉर मैप नेटवर्क ड्राइव. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं. दिस इज आवर ऑन प्रेमाइसेस फाइल स्विच, और एक हमने यहाँ पे स्टोरेज सर्वर क्रिएट कर रखा है. यहाँ पे हमने स्टोरेज सर्वर क्रिएट कर रखा है. ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम स्विच. ये सारी डिवाइसेस एक ही स्विच से कनेक्टेड है. ठीक है. स्टोरेज सर्वर भी हमारा ऑन प्रेमाइसेस पे अलग है 1.10. दिस इज द IP एड्रेस, और इनकी भी IP सेम रेंज की हमने प्रोवाइड कर रखी है, 20, 25, 30, 35, लाइक दैट. इन सबको भी हमने सेम रेंज की IP. हाँ प्लीज. Sorry to interrupt you in between that. Is there any special requirement for the storage server, like, Yep. or is it the same? No, yes. हर एक कंपनी में ये फैसिलिटी रहेगी. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, उसके बारे में हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं. लाइक इफ वी टॉक अबाउट, this is my Windows computer, although this is personal desktop. बट अगर मैं ऑफिस के सिस्टम की बात करूँ ना, तो मेरे ऑफिस में जो मुझे वर्क स्टेशन मिला है ना, उसमें मेरी ऑफिशियल मेल आईडी से ना
मेरा वन ड्राइव सिंक्रोनाइज है। अभी आप पे देखो एक वन ड्राइव दिखाई पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू ओपन इट। अगर हम इस वन ड्राइव को ओपन करते हैं, सो जो भी ईमेल आईडी हमने यूज किया है ना, वो सारी ईमेल आईडी इसका डेटा कंटेन करके रखेगा। ठीक है। जिस भी ईमेल आईडी से मैंने साइन अप किया है वो मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। दिस इज द डेटा दैट लाइक एज अवेलेबल। ओके, दूसरा अगले स्टेप की अगर हम बात करें, वन ड्राइव में क्या होता है ना, हर एक बंदे का इंडिविजुअल डेटा रहता है। राइट। मतलब पीसी 1 ने, पीसी 2 ने या पीसी 3 ने अगर कोई अपना पर्सनल डेटा रखा ना, तो वो उसका ऑनर रहेगा। इज दैट करेक्ट? मतलब ये अपना डेटा अपलोड करेगा, ये इसका खुद का डेटा है। पीसी 2 का अपना पर्सनल डेटा है। बट अगर हम बात करें मैप नेटवर्क ड्राइव के केस में ना, दिस इज द कॉमन प्लेस। फाइल सर्वर ने एक फोल्डर बनाया, शेयर फोल्डर बनाया, एक यहाँ पे एक इन्होंने शेयर फोल्डर बनाया। अभी शेयर फोल्डर को ना हर एक मशीन के साथ मैप करा दिया। फोल्डर एक है, मैपिंग हर एक कंप्यूटर से कर दी। मतलब इसके अंदर जो डेटा होगा वो हर एक बंदा एट अ सेम टाइम एक्सेस करेगा। ओके। मेरा पूछने का मतलब था कि सर इसमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है क्या? अगर हमें स्टोरेज सर्वर बनाना है तो फाइल सर्वर बनाना है, उसके लिए कोई अलग सर्विसेज रहेंगी या क्या कुछ अलग हम कि नॉर्मल सर्वर इंस्टॉल करके उसमें स्टोरेज एलोकेट कर देते हैं? कुछ भी नहीं करना, कोई भी हमें थर्ड पार्टी टूल नहीं इन्वॉल्व करना है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम अपना स्टोरेज सर्वर स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, वी आर इसकी नॉट गोइंग। कोई ना स्पेशल ना ना, कोई कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं होती है? कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा सा स्पेस इसमें ठीक ठाक होना चाहिए इन कंपेयर ऑफ अदर मशीन ना। इसमें स्पेस थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अगर अदर कंप्यूटर में स्पेस हमने 500 जीबी लगा रखी है सबके लिए, तो हाँ जी। इस वाली मशीन में कम से कम आप 2 टीबी या 5 टीबी का स्पेस रखेंगे। अच्छा, ये नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है और सर्वर भी मशीन भी नॉर्मल हो सकती कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। है, नैस हो सकता है। ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब अगला जो पॉइंट बनता है ना कि व्हाई वी आर गोइंग टू सेट अप अ मैप नेटवर्क ड्राइव इन द एनवायरनमेंट। लोकल में मैप नेटवर्क ड्राइव की को कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कॉमन फोल्डर है ये सभी के लिए। कंपनी ने सॉफ्टवेयर बहुत सारे खरीद रखे हैं। कंपनी ने आईएसओ इमेज रख रखी है। कंपनी ने छोटे मोटे ओकेजन की जो इमेजेस हैं ना, जो फोटोज वगैरह हैं, जो छोटी छोटी वीडियोस वगैरह हैं, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है ना, ट्रेनिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग की वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं। तो अब ये सभी बंदों को हमें एक्सेस देना है। लाइक दे एज अ एम्प्लॉय दे नीड टू नो अबाउट कि हमारा क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन क्या हुआ, या जो हमारी लास्ट मंथ ट्रेनिंग खत्म हुई उस ट्रेनिंग को अगर गो थ्रू करना है, रिवीजन करना है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग हम स्टोर करके रख देंगे एक अपने शेयर फोल्डर में। अब शेयर फोल्डर को अगर आप बारी बारी से एक्सेस करोगे तो हर बार आपको क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे। जब भी आप एक्सेस करोगे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। एवरी टाइम यू हैव टू गिव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ऑलराइट, बट अगर आप यही इसी ड्राइव को, अगर आप इसी ड्राइव को मैप करा देते हैं, हाँ जी। अगर आप इसी ड्राइव को मैप करा देते हैं और इसको ऑटो सिंक पे लगा देते हैं, ऑटो सिंक इन द सेंस ड्राइव कनेक्ट व्हेन लॉग ऑन। आप जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम सेट करते हैं हम लोग, रिमेंबर स्टार्टअप प्रोग्राम सेट करने के जैसे टीम्स जो है बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप प्रोग्राम में सेट हो जाता है। मींस मशीन ऑन हुआ, टीम्स अपने आप ऑन हो जाएगा। या जो भी एप्लीकेशन आपने स्टार्टअप प्रोग्राम में सेट किए हैं, मशीन के ऑन होते ही वो साथ ही साथ टर्न ऑन हो जाएगा। एज इट इज, इस ड्राइव को जो आप अभी हम मैप करने वाले हैं, इसको हम कर देंगे ऑटो सिंक। ऑटो सिंक का मतलब ये होता है जब भी आप सिस्टम को लॉग इन करेंगे, आपकी जो ड्राइव है आपके सिस्टम के साथ इमीडिएटली मैप हो जाएगी, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है तो। और इसको हर बार आपको मैप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हर बार सर्वर का क्रेडेंशियल देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इज दैट करेक्ट? कितना भी बड़ा स्टोरेज आ जाए मार्केट में, क्लाउड में, लेकिन मैप नेटवर्क ड्राइव, दिस इज द कॉमन मेथड that 99% organization prefer to set up
to put the data on our on-premises infrastructure. We don't want to share our data to any cloud service provider. मैंने जो डिफरेंस देखा है ना वैसे हम्म, इन दोनों में, क्लाउड में और इसमें, हम्म, क्लाउड का क्या, वन ड्राइव का क्या रहता है या अपना शेयर पॉइंट का क्या रहता है कि सर ये ना आपका लोकल मशीन का भी डाटा वो करने लग जाता है, स्टोरेज यूज करने लग जाता है, जिस वजह से फिर वही स्टोरेज इशू आने लगते हैं कि हमारी ड्राइव फुल हो गई या ये हो गया, बट उसमें नहीं रहता, मैप ड्राइव में नहीं रहता ये हाँ चीज जी, अगर ऑन क्योंकि प्रेम में है। उसमें फिर आपको लगेगा कि मैंने तो सी ड्राइव में कुछ रखा नहीं है, बट एग्जैक्टली। आपने वन ड्राइव में जो डेटा रखा है वो आपके सिस्टम के साथ परमानेंट कनेक्टेड है। तो वो राइट। क्या करता है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए दोनों जगह पे कॉपी रखता है, हम्म। क्लाउड और पे भी रहेगा और ऑन प्रोमाइसेस के भी ड्राइव का स्पेस वो उतना ही कंज्यूम करेगा जितना आपने क्लाउड पे यूज किया है, राइट? एग्जैक्टली। और अगर हम इसे ऑनलाइन उस पे भी कर देते हैं ना कि ऑनलाइन स्टोरेज पे भी कर देते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल रहे, तो जब हम डाटा एक्सेस करते हैं ना, जैसे जैसे फाइल्स एक्सेस करते हैं, वो कॉपी हमेशा डाउनलोड करता ही है उस पे, फिर डाउनलोड हमें करता राइट है, क्लिक करके फ्री अप स्पेस रिमूव, करना पड़ता है, फिर दोबारा वो क्लाउड पे चला जाता है, बट इट एग्जैक्टली, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। अगर 2 TB का डेटा है, और क्योंकि हार्ड डिस्क तो बहुत ज्यादा कंपनी में मिलती है, 500 GB या लाइक हार्डली 1 TB बस की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, 1 इससे टीबी ज्यादा देता ही नहीं, 1 टीबी कोई नहीं देता कोई। 500 GB स्टैंडर्ड है, 16 GB रैम पे, कोर i7 हाँ पे। जी। यही हाँ लैपटॉप में जी। मिलेगा और यही डेस्कटॉप पे हमें मिलता है, जो भी ऑफिशियल लैपटॉप या डेस्कटॉप मिलता है। इज दैट करेक्ट? करेक्ट करेक्ट ओके। करेक्ट। सो वन ड्राइव का ये एक तरीके से डिमेरिट बोल सकते हैं, बट मैप नेटवर्क ड्राइव के केस में क्या है ना, सारी चीजें आपके हैंड में रहती हैं। अगर इस बंदे ने PC1 ने कोई डेटा अपलोड किया तो इसका स्पेस खाली हो गया, क्योंकि उसने मेन स्टोरेज का जो शेयर स्टोरेज है उसका स्पेस कंज्यूम कर लिया। सेकेंड बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पार्ट, अब जब ये शेयर फोल्डर करते हो ना, तो इसको मैप कराने के 2 मेथड है। एक मेथड ये है कि आप इसका मैनुअल पाथ कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्रेडेंशियल वगैरह प्रोवाइड करने के बाद यू कैन इमीडिएटली अलाउ, हम्म, आपका जो ड्राइव है ना वो इमीडिएटली उसमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आपकी ड्राइव जो हम्म, है वहां पे मैप करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब आपके पूरे इन्वायरमेंट में मोर देन 300, मोर देन 400 एम्प्लॉइज हैं क्लाइंट इन्वायरमेंट में। 300 से 400 बंदे हैं जो क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हम हर एक बंदे के मशीन पे जाकर के मैप ड्राइव को मैनुअली नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो दूसरा आता है इसमें कॉन्फ़िगर मैप ड्राइव मैनुअली, ठीक है? और दूसरा होता है कॉन्फ़िगर मैप ड्राइव यूजिंग जीपीयू। ऑल राइट प्लीज, हमारा यस एजेंडा सर। है जीपीयू के थ्रू कैसे अपनी ड्राइव को मैप कराते हैं। सेटअप रेडी है, बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेन इन्वायरमेंट ऑन कर लेते हैं, क्लाइंट मशीन हमारे पास अवेलेबल है, वर्किंग फाइन। डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं और इसी को हम फाइल सर्वर की तरीके से या स्टोरेज सर्वर की तरीके से कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है। ओपन डिस्क mgmt.msc, क्योंकि हम इसको एक सेपरेट हार्ड डिस्क देना चाहते हैं। लेट मी सी, लेट मी फाइंड हाउ मच स्पेस वी हैव। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस हम कैप्चर करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 10 GB का स्पेस यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं, या 15 GB का स्पेस हम कैप्चर करने वाले हैं, श्रिंक कराना चाहते हैं ताकि हम एक डेडिकेटेड फाइल सर्वर बना सकें। सर आपको बीच में इंटरप्ट करूं ये उस चीज के लिए, आपको अभी हम्म। रिसेंटली पता चला माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट में क्या हुआ, 2022 के सर्वर से सीधा 2025 में अपग्रेड हो गए। ऑटोमेटिक तो नहीं, बट ऑप्शन दिया गया था इसमें, ऑटोमेटिक हुए हैं। ऑटोमेटिक हुआ है, बड़ी डिस्कशन चली हुई है, हमारे भी 2 सर्वर सीधा 2025 में पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा इनके साथ प्रॉब्लम हो ही रही है लास्ट 7-8 महीने से। पिछली बार हाँ, बीएसओडी की क्लाउड प्रॉब्लम आई स्ट्राइक, थी। हम्म। क्लाउड स्ट्राइक जो क्लाउड स्ट्राइक था ना वो। हाँ, वो बीएसओडी जो है ना, पैच को बिना टेस्ट किए हाँ हुए जी। अपलोड कर दिए थे, तो उसमें प्रॉब्लम आ अपलोड, गई थी। तो अभी हम डाउनग्रेड तो नहीं कर सकते ना बहुत सारी डिपेंडेंसी हो 2025 गई के है, बाद। डाउनग्रेड का मतलब है कि फिर उसको डिकमीशन करना। हम्म।
अब वो 2025 में ही जीना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। चलो वी क्योंकि क्रिएटेड मोस्ट ऑफ द एमएसपीज सर सस्ते टूल जैसे चीप टूल यूज करती है ना, जैसे मतलब अभी कनेक्ट वाइज ऑटोमेट तो एक्सपेंसिव है, इसके कंपटीशन में डैटोगा आ गया और एक निंजा आ गया, निंजा बहुत सस्ता है। हाँ तो उसमें ज्यादा निंजा आरएमएम निंजा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ज्यादा डिपेंडेंसीज नहीं है उस पे, है सही है वैसे टूल, बट पॉलिसीज की बात करें तो उसमें थोड़ा सा रहता है अपडेट पॉलिसीज वगैरह। आईटी ग्लू वगैरह भी यूज ये करते तो हैं लोग। इन्हीं का ही है ना, आईटी ग्लू, डैटो ने ऑलमोस्ट सारे ही डेटो खरीद का, रखे हाँ। हैं। हाँ जी, कसाया ने खरीद रखा है ये सारा। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो ये हमने इसको फाइल सर्वर बनाया। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, एक ना यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ फोल्डर, और इस फोल्डर को आपको करना है शेयर विद लिमिटेड परमिशन। गॉट इट? लिमिटेड परमिशन में ये कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूजर। फर्स्ट ऑफ ऑल DSA.MSC पे जाएंगे, आप चाहो तो ग्रुप बना लो। DSA.MSC पे जाने के बाद अलीबाबा हमारे पास एक यूजर था या है, टाटा है और टेलनेट है, 3 यूजर हमने यहाँ पे सेटअप कर रखे हैं। यू नीड टू प्रोसीड विद शेयरिंग। शेयरिंग पे जाओ, एडवांस शेयरिंग पे जाओ, आप शेयर दिस फोल्डर पे जाओ, परमिशन पे जाओ। एवरीवन को यहाँ से हटाना है, और ये जो यूजर हैं आप चाहो तो 1 बाय 1 करके इनको ऐड कर दो, या आप ग्रुप बना लो, इन तीनों यूजर को रखो वहां पे और उस ग्रुप को यहाँ पे असाइन कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। 3 यूजर को राइट्स दिए, तीनों यूजर को हमने फुल कंट्रोल दे दिए टू एक्सेस अवर शेयर्ड फोल्डर। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना आप। अब आप 2 मेथड के थ्रू, अब देखिए ये आपको मिल गया नेटवर्क पाथ, आपके फाइल का नेटवर्क पाथ मिल गया। आप इस नेटवर्क पाथ को करेंगे कॉपी, ठीक है। बैक आते हैं क्लाइंट पे, तीनों यूजर हमने ऐड कर रखे हैं। लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ टाटा यूजर, है ना। हम यहाँ पे टाटा यूजर से लॉगिन करा लेते हैं, और शेयरिंग के टाइम पे हमने टाटा को भी एंट्री दे रखी है, शेयर फोल्डर में हमने टाटा को भी एंट्री दे रखी है। ऑल राइट, सो Yes. अभी हम लॉगिन करके देखते हैं कि टाटा के पास इसका पर्सनल स्टोरेज कितना है, क्या इसको अभी इस टाइम पे शेयर स्टोरेज से एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर मैप नेटवर्क ड्राइव के टाइम पे हमें ये जो स्टोरेज है वो किस तरीके से दिखेगा सिस्टम के अंदर। ओपन दिस पीसी, लेट्स वेट। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी जो ड्राइव है ना, सी ड्राइव की, वो लगभग 60 GB हमने दे रखा था, 30 GB के आसपास इसने कंज्यूम किया, और इतना ही स्पेस हमारे पास फ्री है। कोई ऐसा मैप नेटवर्क ड्राइव हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैनुअल जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैनुअल के लिए इसी पैनल पे जाना है, कंप्यूटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन आएगा। मैप नेटवर्क ड्राइव पे जो पाथ आपने कॉपी किया था, वो पाथ आप यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देंगे। ड्राइव लेटर कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, कुछ भी रखो। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, लेट मी चेक कि अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर पाते हैं तो, और इसको फिनिश करेंगे ना, तो क्योंकि टाटा को परमिशन है तो ये इमीडिएटली बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आपको अप्रूव दे देगा। इज दैट करेक्ट? Yep. हमें हमसे ये पासवर्ड भी नहीं पूछा, हमसे यूजर नेम भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लॉग ऑन, आपने मशीन को जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से ही लॉगिन कर रखा है। इज दैट करेक्ट? और एक्टिव डायरेक्टरी के मशीन यूजर से लॉगिन करने का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है। Right. गाइस प्लीज कंफर्म करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes. पॉइंट है। जी लाइक क्योंकि कल की डेट में जब आप क्लाइंट हैंडल करोगे और फिर ये सारी चीजें आएंगी, तो हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करें। छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप
जिस पीसी पे जाओगे तो आप देखो यहाँ पे 15 जीबी की जो स्पेस हमने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे असाइन है। दिस इज मैनुअल स्टेप, है ना। अब ये मैनुअल स्टेप पॉसिबल ही नहीं कि हमने 200-500 मशीनों के अंदर हर एक मशीन में जा करके ये पाथ प्रोवाइड करें लाइक दैट। हम्म, अभी भी अपने पास ना 2 यूजर बचे हैं, अलीबाबा बचा है और टेलनेट यूजर बचा है ना। उनको मैप ड्राइव नहीं दी गई, तो हमने देखा कि यार लाइक इंडिविजुअल तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, टाइम ले जाएगा, तो हमने यहाँ पे एक जीपीओ बनानी है। कॉपी किया, gpmc.msc ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाएंगे। क्लाउड पे गए, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज ऑलरेडी थी, इनको हम हटा देते हैं, यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द पॉलिसी टू डायरेक्टली टू द डोमेन कंट्रोलर, है ना। हाँ जी। मैप ड्राइव की पॉलिसी लगाना चाहते हैं, राइट क्लिक करते हैं मैप नेटवर्क ड्राइव पे, एडिट करते हैं। यहाँ पे 2 चीजें, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन के ना प्रेफरेंसेस में जाना है, ध्यान रखना, पॉलिसीज में नहीं हाँ जी। जाना, आपको प्रेफरेंसेस में जाना है। मैप मैप ड्राइव का ठीक है। ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे मैप ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को हटाना का है, आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओके। ऑल गुड। जो हाँ जी। पाथ कॉपी किया है आपने, इंस्टेड ऑफ हम्म, यूजिंग कंप्यूटर नेम, आप यहाँ पे ना ईमेल सॉरी आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म, डू यू वांट टू असाइन द लाइसेंस, कोई सा भी लाइसेंस, सॉरी ट्राइबलेटर दे देते हैं। यहाँ पे ना ये चेक मार्क कर देना आप, सो ऑल ट्राइब्स, है ना, दोनों तरफ के, दैट्स इट। जी ये प्रोवाइड करने के बाद आप अप्लाई करो, ओके करो। ड्राइव हमने अपनी तरफ से इसको दे दी है सबके लिए एक्सेस, बट वही यूजर एक्सेस कर पाएंगे जिन हाँ जी। यूजर को जो राइट्स है। नो मैटर आपने पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगा दी। अब ऐसा देखा जाए तो डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगने का मतलब है एग्जिस्टिंग यूजर प्लस न्यू यूजर, राइट, प्लस हम्म, ओल्ड यूजर, हम्म, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमारे अकाउंट में 50 यूजर क्यों ना हो, राइट, हमारे अकाउंट में 50 यूजर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हम्म, अथॉरिटी केवल 3 बंदों को दे रहे हैं। हम्म। वो हम जो जो हमने राइट जो परमिशन राइट के टाइम पे दिया है। हाँ जी, 3 यूजर जो हमने असाइन किए, हम केवल उन्हीं को देना चाहते हैं। ओके। तो इस बार तो हमने अनफॉर्चुनेटली टाटा को असाइन कर ही दिया है, तो आई डोंट वांट टू सर उसको गो विद टाटा अगेन। ओके डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। डिस्कनेक्ट तो कर सकते हैं, बट नए यूजर से हम चेक कर लेते हैं जो बिल्कुल फ्रेश यूजर है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमारी ड्राइव जो है बिना किसी स्टेप्स का इस्तेमाल किए हुए हमारे पास ड्राइव लेटर आ गया है। ऑल राइट प्लीज। ओके। जी सर। ठीक है, बट डू यू थिंक कि अगर हम नया एक यूजर बनाते हैं अपने डोमेन में, क्या उसको भी ये ड्राइव दिखेगी, नहीं। है ना।
उसको ड्राइव क्यों नहीं दिखेगी? बिकॉज ग्रुप पॉलिसी अपनी तरीके से काम करेगा, ये अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि मैप करा दें, बट जब यू ग्रुप जो उस फोल्डर के पास जाएगा ना तो उसमें परमिशन नहीं दिखेगी। ओके ऑल गुड। हाँ जी सर। जी एज इट इज जैसे हमने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की, एज इट इज हमारे पास पॉलिसी है वॉलपेपर ऐड करने की। आप वॉलपेपर डाउनलोड करो, खुद से क्रिएट करो, MS पेंट पे बनाओ, इमेज अपनी लगाओ, एनी हाउ you need to perform the task to configure wallpaper for every machine। डोमेन पे पॉलिसी लगेगी, नए यूजर पुराने यूजर जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए ये पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। हम्म जैसे हमारा यूजर जो है, यूजर की मशीन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है मतलब डोमेन से, मतलब कि आउट ऑफ डोमेन चली जाती है, हम्म जैसे वर्क फ्रॉम होम के सिचुएशन पे आ गया, तो ऑब्वियसली वो अब एक्सेसिबल नहीं होगी। जब आप VPN के थ्रू कनेक्ट करोगे तो भी हम्म वो कई बार एक्सेसिबल नहीं होती, तो नहीं उस होती। केस में हमें बार बार हमें GP अपडेट रन करना पड़ेगा या इसका कोई हाँ और? हाँ, उस केस में फिर हमें ग्रुप पॉलिसी अपडेट रन करना पड़ेगा। ग्रुप पॉलिसी अपडेट रन करने के बाद चांसेस रहते हैं कि आपका ये रीमैप हो जाए, अगर ये कंडीशन आपकी लोकल इन्वायरमेंट में हो रही है, ऑन प्रोमाइसेस की इन्वायरमेंट में हो रही है, कि लोकल के केस में आपकी जो ड्राइव है डिस्कनेक्ट हो रही है। उस केस में आप अपना डेटा पैकेट देखेंगे, सेंडिंग एंड रिसीविंग की परसेंटेज पिंग करके सर्वर की IP एड्रेस देकर -T लगा करके आप छोड़ देंगे लगभग 30 सेकेंड तक। अगर इन बिटवीन कोई पैकेट फेल हो रहा है तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद योर नेटवर्क टीम, और आप उससे बोल देंगे कि भाई इसका या तो केबल चेंज करो, या तो इसके मैप की सेटिंग पे, मैक एड्रेस की सेटिंग पे, फायरवॉल पे या स्विच पे कोई बैंडविड्थ कॉप तो नहीं लगा है, कोई बैंडविड्थ का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा है, या कोई प्रोटोकॉल आपने डिनाई तो नहीं कर रखा है, लाइक दैट यू नीड टू कोऑर्डिनेट, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे आती है जब हमारा बैंडविड्थ या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये उस सिचुएशन में बता रहे हो जब यूजर वर्क फ्रॉम होम पे है या नहीं ऑफिस? ऑफिस प्रोमाइसेस पे। वर्क ओके फ्रॉम ओके। होम के केस में तो VPN कई बार होता है, VPN को कनेक्ट होने में टाइम लगता है। VPN हाँ कनेक्ट होने जी। के बाद भी ग्रुप पॉलिसी हमारे VPN के कैंडिडेट को अवॉइड कर देता है, ओके ठीक है ना। तो उसमें तो टोटली जो प्रॉब्लम है वो VPN से रिलेटेड रहती है। ग्रुप क्योंकि सर पॉलिसी हमें, हाँ ये इशू आ चुका है, तो मैंने तो क्या किया था, मैंने एक सिंपल सा वो किया था, बैश स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी थी। हम्म तो वो, और उस पे ऑटो टास्क स्केड्यूलर विंडोज वाला वो लगा दिया था कि जब भी वो कहते वो हो कहते VPN वाला, तो डबल क्लिक करके या डबल क्लिक करके ओपन कर दो, या कहते वो उस टाइम पे खुद ही ऑटोमेट हो जाए। बट ये नहीं तो टेम्परेरी सोल्यूशन लगा। वो भी तो मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन कर रहे थे आप। बट एटलीस्ट यूजर को तो नहीं पता ना, हाँ यूजर को ठीक तो है सिर्फ ठीक एक है, हाँ डबल क्लिक हाँ किया एक आइकन पे, और उसके बाद उसकी वो नेटवर्क ड्राइव डिलीट करके पुरानी फिर दोबारा से वो री रीमैप। मैप कर दी। हम्म तो मैं वही सिर्फ उसके अलावा कोई और वो सोच रहा था कि इसके अलावा और कोई हमारे पास सोल्यूशन है कि अगर हमारा हम डोमेन से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिकनेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आप समटाइम्स नहीं एक्सेस कर पाते अपनी नेटवर्क ड्राइव्स, तो आपको GP अपडेट चलानी पड़ती है अगर आपकी GPO लगा हुआ है कहते हैं मैप ड्राइव्स में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी तो मोस्टली यही सॉल्यूशन है, लाइक यू कैन प्रोसीड विद द द स्क्रिप्ट दैट यू नीड टू क्रिएट और उसके थ्रू आप मैनेज करो, या फिर आप अपने VPN की कनेक्टिविटी और जो कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ है ना उसको आप आइडेंटिफाई करते रहो, मॉनिटर करते रहो कैसे काम करेगा। हम्म। क्लियर? ओके। तो हाँ जी। इसमें हमने एक GPO का डिस्कशन किया, मैप नेटवर्क ड्राइव का, बाकी की GPO आप इम्प्लीमेंट करोगे, और लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट आई विल हेल्प यू। ठीक है, GPO वाला पार्ट हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि लगभग इसमें हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। वी आर मूविंग आवरसेल्फ टू द अनदर पार्ट।
the another important topic which is related to domain replication. अगला जो point हम discuss करने वाले हैं वो है domain replication का concept. ठीक है? एक बार फाइल शेयरिंग का बता दो। कहते हैं फाइल शेयरिंग में थोड़ा सा वो है कि उसकी कैसे हायरार्की कैसे काम करती है। अगर फाइल शेयरिंग की बात करें, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स जो रहते हैं, सब फोल्डर्स रहते हैं या फाइल्स रहती हैं, तो वो अगर हमें उस सेम फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उसका एक्सेस देना हो, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को, एक ही फाइल के अंदर को फाइल है अपने पास या को फोल्डर हाँ अवेलेबल है ना, सब हाँ जी हाँ फोल्डर जी अवेलेबल है, तो उनकी परमिशंस कैसे हमें असाइन करनी है, इसका हाँ जी बेस्ट तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं डीएफएस के थ्रू। ओके सर। तो ना डीएफएस एंड डीएफएस एप्लीकेशन दो सर्विसेज होती है। डीएफएस के जरिए हमें माइक्रो मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है कि आप किस फाइल को, किस फोल्डर को, किस यूजर के लिए ऑथराइज करना चाहते हो। ओके तो डीएफएस वाले पार्ट में इसको हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अच्छा, अभी और आना है। हाँ, वो डीएफएस का पार्ट आएगा, काफी थोड़ा सा अभी 2-3 सर्वर बनाने पड़ेंगे हमें उसके लिए, जी डीएफएस एंड डीएफएसआर दोनों के लिए। ठीक है सर। बाकी ये जो जीपीओ है इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ऑल गुड अबाउट जीपीओ? यस सर। जी सर। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक which is domain replication and FSMO role. अगला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, डोमेन रेप्लिकेशन एंड एफएसएमओ रोल, लास्ट टाइम हमने ये हेडिंग भी डाली थी। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन एंड एफएसएमओ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डोमेन कंट्रोलर एस्टैब्लिश कर रखा है विद नेम ऑफ cloud.com। एक अदर सर्वर भी हमें तैयार करना पड़ेगा, दिस इज सर्वर 1। द अनदर सर्वर वी नीड टू क्रिएट and both machine must be communicate to each other. Then we are going to perform the task of domain replication. How many types of replication available? Any input? Sir, 5. No, I'm not talking about the FSMO role. I'm talking about the domain replication only. जैसे साइट टू साइट वाली। हम्म। सर ज्यादा इतना नहीं पता इस वजह से। What is ADC and PDC? एक्टिव डोमेन कंट्रोलर एंड प्राइमरी कंट्रोलर। हेलो। I can hear you. Yes. हाँ जी सर। एक्टिव डोमेन वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और आई थिंक एडीसी एक्टिव या आई थिंक एडिशनल कुछ ऐसी था। Additional domain controller. ओके यहाँ पे हम दो सेटअप बनाने वाले हैं। दिस इज डोमेन एप्लीकेशन के बारे में समझने वाले हैं। ओके सर। Domain application is basically categorized in two different parts. डोमेन एप्लीकेशन को आप दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। पहला, एक आपने डोमेन बनाया विद नेम ऑफ class.com, राइट, एंड दिस इज योर रूट डोमेन कंट्रोलर। दूसरा आपने बनाया adc1.class.com। तीसरा आपने बनाया
adc2.class.com, ठीक है। ये सभी डोमेन कंट्रोलर आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा, आपने दूसरा एक सेटअप बनाया विद नेम ऑफ training.com, adc1.training.com, adc2.training.com, एंड ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। थिंक अबाउट इट। अब अगर इनके बीच में हम रेप्लिका करते हैं, मान लीजिए आपने class.com में यानी रूट डोमेन कंट्रोलर में आपने एक यूजर बनाया राज नाम से, ठीक है। ये यूजर आपके हर एक डोमेन कंट्रोलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ग्रुप बनाया तो ये ग्रुप आपके हर एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्शन है ये 24/7 प्लस लाइव रेप्लिका चलता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है उसका नो सिंक होने का, कितने नो टाइम में सिंक होता है? नो, इमीडिएटली। हम्म, बस सिस्टम आपस में पिंग करने चाहिए, दैट्स इट, दिस इज द प्रीरिक्विजिट। द मशीन्स मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर। ये सारे सिस्टम आपस में क्या होने चाहिए, कम्युनिकेट होने चाहिए। क्लियर? हाँ जी। नाउ इस प्रोसेस को, इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को बोला जाता है इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। ये ई वाला एंट्रा तो दूसरा है ना? ना ना, वो अलग है, वो तो इंट्रा आईडी ओके। है। वो तभी पूछ रहा था। ओके। अब ये जो दूसरा training.com है, दिस इज सेपरेट डोमेन। आप इन दोनों के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। once we ready with the trust relationship, आप जो यूजर यहाँ पे बना रहे हो ना, वो यूजर यहाँ पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी राज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप टाटा बना रहे हैं ना, अगर आपके टू वे एप्लीकेशन है तो टाटा वहां पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब दो अलग अलग डोमेन नेम या दो अलग अलग फर्म पे हम अपने रेप्लिका एस्टैब्लिश करते हैं तो उस रेप्लिकेशन मेथड को बोला जाता है इंटर साइट रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटर साइट रेप्लिकेशन। एंड इन केस ऑफ इंटर साइट रेप्लिकेशन इसको 180 मिनट का टाइम लगता है। गाइस दिस इज द मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम मैक्सिमम हम्म, मतलब 0 से लेकर के 180 मिनट यानी लगभग 3 3 घंटे। घंटे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 3 घंटे के पहले आप माइक्रोसॉफ्ट को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते कि आपका यूजर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ट्रेनिंग में। बट ये ऑन प्रेम वाले के लिए है ना? ऑन प्रोमाइसेस ही है ये सारा कुछ हाँ। जो हमें डिस्कशन अभी हो रहा है ना हमारा, ये ऑन हम्म, प्रोमाइसेस इंफ्रा का ही बात कर रहे हैं ना। अभी तो हम क्लाउड पे गए ही नहीं, इंट्रा आईडी पे। हम्म, ओके, अभी तो हम ऑन प्रोमाइसेस के एप्लीकेशन की ही बात कर रहे हैं। ओके। मृत्युंजय आपको क्लियर हो रही है चीजें? जी सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन? सर जैसे कि हमने class.com डोमेन बनाया है, तो अगर वो काम नहीं करते तो उसके बिहाफ पे जैसे कि एडिशनल डोमेन एडीसी भी काम कर सकते हैं।
बैकअप यू मीन टू से दैट कि हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक तरीके से बैकअप की तरीके से काम करेगा। भाई रूट डोमेन कंट्रोलर का हमारा डाउन हो गया या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो कोई इशू नहीं है, जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो अवेलेबल है। जी सर। ठीक है। और इसको बोला जाता है डोमेन रेप्लिकेशन। डोमेन रेप्लिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटर साइट रेप्लिकेशन और दूसरा इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। सो इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आर यू एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द पॉइंट? जी सर। सर इंटरसेट का जो रहता है कि वो सेम डोमेन का रहता है, और हम्म। इंटरसेट जो इंटरेस्ट। अपने राइट साइड पे जो इंट्रासेट का जो रहता है वो डिफरेंट डोमेन का रहता है, बट हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक बार फिर से क्लियर करूं, इंटर साइट या इंट्रा साइट? इंटरसेट का जो रहता है वो, जैसे कि अपने क्लास डॉट कॉम बनाया है, तो उसके हम्म। नीचे जो है एडीसी और एडीसी टू जो है वो इंटर साइट है, और इंट्रा साइट जो है वो राइट साइड जो है वो है, उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नहीं ओ नहीं, सॉरी, वो इंटर, मैंने गलत इंट्रा बोला। इंट्रा साइट जैसे इंट्रा नेटवर्क नहीं होता जी जी। वैसे इंट्रा साइट होता है कि विद इन द प्रमाइसेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। या और इंटरसाइट के लिए हमें कहते हैं जैसे अगर कोई एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करके फिर उसके बाद हम उसमें सिंक कर सकते एग्जैक्टली। सिंक कर सकते हैं। ठीक है। नाउ जी नेक्स्ट, अब ये तो पार्ट हो गया। ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? व्हाई वी नीड टू सेट अप दीस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटर साइट एप्लीकेशन या इंट्रा साइट एप्लीकेशन बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो एक तो रीजन है बैकअप का और दूसरा है ट्रस्ट का। ट्रस्ट इन द सेंस कि कई बार क्या होता है ना कि आप एक कंपनी रन कर रहे हो और सामने वाला भी एक कंपनी रन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली दोनों बंदों को सेम ही क्लाइंट मिल गया। ऐसा कई बार हो सकता है क्योंकि यू नो दैट बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, वो अपने प्रोजेक्ट को कई सारे आईटी सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर रखती है। एक्सेंचर को दे दिया, आईबीएम को दे दिया, विप्रो को दे दिया, एचसीएल को दे दिया। अलग अलग कंपनीज को वो क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप आपस में जो टिकट्स है ना वो मूव होती रहे कि भाई हाँ मेरे से नहीं हो पाया, चलो दूसरी वाली कंपनी को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। इज दैट करेक्ट? हैं। हाँ जी सर। जी सो सर। ऐसी सिचुएशन में अगर दो कंपनियां आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं ना, दो कंपनियां आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, क्लास और ट्रेनिंग दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को एक ही क्लाइंट मिला है हैंडल करने के लिए। दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज जो है ना एक ही क्लाइंट के लिए काम करते हैं। तो हमने प्लान किया ठीक है चलो हम कोलैब कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग हम अपने क्लाइंट की अपने इंजीनियर से बनवाएं, या क्लास जो कंपनी है उसके इंजीनियर काम करें, या जो ट्रेनिंग कंपनी है उसके इंजीनियर काम करें। हमने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया। अब इस कोऑर्डिनेशन से क्या हुआ कि हमें रखना है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने डोमेन को जहां पे हमने टिकटिंग टूल इंस्टॉल कर रखा है, अपने डोमेन को आपस में करेंगे रेप्लिकेट, और ये टू वे रेप्लिकेशन होगा। क्लास में कोई चेंजेस हो रहा है ट्रेनिंग में दिख रहा है, ट्रेनिंग में कोई चेंजेस हो रहा है क्लास में दिख रहा है। ठीक है। पर हमें अपना डोमेन क्यों रेप्लिकेट करना है? हम तो क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट का तो अपना इन्वायरमेंट होगा। नहीं 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 नहीं, तो आईटी दोनों पार्टीज। हम आईटी सपोर्ट कंपनी है, दोनों कंपनियां आईटी सपोर्ट है। हाँ समझ गया मैं। तो जैसे क्लास डॉट कॉम भी एक आईटी सपोर्ट कंपनी है और ट्रेनिंग डॉट कॉम भी एक हाँ आईटी सपोर्ट कंपनी है, और हाँ एबीसी हमारा क्लाइंट है जिसका अलग से एक सर्वर इन्वायरमेंट है। करेक्ट। राइट। तो हम क्यों उस पे उन दोनों को एक्सेस करेंगे? हम डायरेक्टली सर्वर नहीं एक्सेस कर सकते क्या आगे तो रिमोटली? पूरे सर्वर का राइट्स नहीं देना चाहते ना, कोई भी नहीं देगा। हम यहाँ पे सिर्फ एडी मैनेजमेंट देख रहे हैं। कंपनी ने आईएएस सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, कंपनी ने डीएनएस बना रखा है, कंपनी ने डीएचसीपी बना रखा है, कंपनी ने हम्म। अलग अलग तरीके की सर्विसेज रन कर रही हैं। तो जब आप सर्वर का आरडीपी एक्सेस शेयर करोगे तब तो आपको सारे राइट्स मिल जाएंगे ना। हाँ
राइट। हम सारे राइट्स नहीं देना चाहते हैं, कुछ हमारी पर्सनल चीजें हैं। हमने इंटरनल कुछ वेबसाइट होस्ट कर रखी है जो हमारे एम्प्लॉय के लिए हैं, जो जहां से बंदे जो है अपनी पे स्लिप वगैरह डाउनलोड करते हैं, जहां से बंदे अपनी ट्रांसपोर्ट मैनेज करते हैं, कैब ये शेड्यूलिंग करते हैं। किसके बिहाफ से बोल रहे हो? क्लाइंट के बिहाफ से बोल रहे हो या ना 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 ना, सर्विस कंपनी के प्रोवाइडर भी, के बिहाफ से बोल रहे कंपनी के बिहाफ के। क्लास और ट्रेनिंग, ये जो दो कंपनियां हैं ना, इनकी ही बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव डायरेक्टरी और उसी सर्वर पे और भी बहुत सारी सर्विसेज इन्होंने इन्वॉल्व कर रखी हैं। अगर हमने आरडीपी शेयर कर दिया तो डेफिनेटली और भी टास्क परफॉर्म कर सकता है बंदा। सो बेस्ट ये रहेगा कि रेप्लिकेट कर दो। रेप्लिकेट में क्या होगा, चीजें आएंगी और वो मूव कर जाएंगे। हो? ओके। हमें किसी का राइट्स नहीं देना है और ना किसी सर्वर के राइट्स लेने हैं कि एडी में आपका यूजर पासवर्ड रीसेट करना है या और कोई डेलीगेशन करना है, वो नहीं। हम केवल यूजर को आपस में सिंक्रोनाइज करते रहेंगे बस। बट ये भी तो बहुत बड़ा राइट हो गया ना कि हम जब यूजर्स क्रिएट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको एडमिन राइट्स भी मिल रहे हैं। एडी का राइट मिल रहा है, एटी एडमिन राइट मिल रहा है, ना कि अदर हम्म। एडमिन राइट मिल रहा है ना। वो बंदा जो रेप्लिकेटेड है वो आईएएस सर्विस को ओपन भी नहीं कर पाएगा, ओके। वो डीएससीपी नहीं मैनेज कर पाएगा, अच्छा। या अदर कोई सर्विस इंप्लीमेंट की, आई डोंट थिंक कि वो दूसरा बंदा मैनेज कर पाएगा कुछ। ओके सर। तो मेरे को ज़्यादा इतना पता नहीं, जो मैं समझ पा रहा हूँ डोमेन एडमिन राइट्स से तो ऑलमोस्ट मतलब एक तरह से ग्लोबल राइट्स ही हो गए। नहीं, जब हम यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं तब राइट्स होता है। हम हम्म। यहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहे हैं स्टिल। ओके। ये वाला जो बंदा है ना, ये अपने यूजर हाँ आईडी जी। पासवर्ड से लॉगिन करेगा। ओके। अपनी कंपनी ठीक के है, class.com में अपने मोबाइल। अपने क्लास डॉट कॉम से ये भी हम्म। अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेगा। हम्म। हम ये यूजर आईडी पासवर्ड तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो केवल एक सर्विस मीडिएटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस मीडिएटर के थ्रू आपस में रेप्लिका एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम्म। ऑल राइट प्लीज। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये हो गया पार्ट अपने पास डोमेन एप्लीकेशन का। अब दूसरा जो पार्ट आता है ना, विच इज रिलेटेड टू एफएसएमओ रोल। बट इसके लिए पहले हमें क्या करना है, एक सर्वर ऑलरेडी है अपने पास, सर्वर 2022। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर सर्वर। एज पर द रेप्लिकेशन तो हम ये डिफरेंट सर्वर वर्जन्स को नहीं कर सकते ना आपस में रेप्लिकेट, कि कर नहीं, सकते हैं? नहीं। 2022 2019 या 2022 से 2025 के साथ। हो तो जाएगा, बट आपको इसमें ना आपको जो है जो स्कीमा वर्जन है ना, स्कीमा वर्जन सभी का इक्वल होना चाहिए। ओके। इट इज इन प्रोग्रेस। ये ओके। इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसमें प्रोसीड करेंगे एफएसएमओ रोल को ट्रांसफर करना।
इसमें लगेगा 5-7 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड। इज दैट ओके? ठीक है। हाँ जी सर।
सर मेरा वो लैब सेट अभी तक नहीं हुआ सर, आज थोड़ा नहीं, करेंगे क्या? आज कनेक्ट करते हैं, आज सेट करते हैं इसको। ओके, रेप्लिकेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू मेक इट मेंबर ऑफ, हमें इसका मेंबर बनाना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग डोमेन का, और देन वी कैन प्रोसीड टू इंस्टॉल then you can proceed for the additional domain controller। उसके बाद फिर हम ADC सेटअप तैयार करेंगे। एक मशीन 2 डोमेन को ज्वाइन नहीं कर सकती ना? नहीं, एक ही ऑप्शन रहेगा ना उसको डोमेन ज्वाइन करने के लिए। लेट मी आइडेंटिफाई द करंट डोमेन कंट्रोलर IP एड्रेस, जो हमारा रूट डोमेन है या प्राइमरी डोमेन है, उसकी IP एड्रेस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वन 192.168.170 152.175, दिस इज द करंट IP एड्रेस ऑफ रूट डोमेन कंट्रोलर। और अभी हम जाते हैं क्लाइंट पे, VMware टूल्स इंस्टॉल किया, और VMware टूल्स इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम हम इसकी IP एड्रेस चेंज कर देते हैं, ncpa.cpl। ये डिफरेंट नेटवर्क पे होंगे ना दोनों? नहीं, सेम नेटवर्क पे होंगे। रियल वर्ल्ड में तो नहीं होगा ना ऐसा? बिल्कुल होगा, ये इंटर साइट क्रिएट कर रहे हैं, इंट्रा साइट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इंटरसाइट से, ओके ठीक। यहाँ पे हम इसको IP एड्रेस दे देते हैं 185। IP एड्रेस देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट, मेंबर बना देते हैं इसको, sysdm.cpl। ठीक है, पहले मेंबर बनाएंगे, फिर इसको हम प्रमोट करेंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर।
ठीक है, मेंबर ऑलरेडी हम इसको बना चुके हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद to promote as a additional domain controller. बेसिक से स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे. वी जस्ट नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड. यहाँ पे हम रोल को इंस्टॉल करेंगे पहले. सेम रोल FSM जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर. और आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, we just need to proceed with the first option, add a domain controller to an existing domain. ठीक है, डोमेन कंट्रोलर जो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर है उसके थ्रू हम प्रोसीड करेंगे. चेंज पे क्लिक करो. आप पहले अप्रूवल देंगे. नेक्स्ट, DSRM का पासवर्ड, we just need to provide the DSRM password. Proceed and wait for the installation. आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क तो बनेगा नहीं ना, ये कहते इंट्रा साइट नहीं नहीं नहीं. एप्लीकेशन. ओके. ये डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन भी पिक्चर में आती है क्या, या ये हाँ, मोस्टली नहीं होती? नहीं नहीं, DNS रहता है. DNS can play very important role. With the help of DNS services we are able to like perform the resolution. पर अभी पिछले सिनेरियो में जो हमने पहले सर्वर क्रिएट किया उसमें हमने डीएनएस सर्वर तो बनाया नहीं है ना. DNS फिर ऑटोमेटिक क्या? इंस्टॉल नहीं, विदाउट DNS हम कोई टास्क ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. ओके. DNS बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जब आप ADDS इंस्टॉल करते हो तो, ओके, राइट. है ना. उसमें हमें मैन्युअली रिकॉर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट होगी जब ओके. आप अपने अकॉर्डिंग DNS सर्विसेज को हैंडल करना चाहते हो. बाय डिफॉल्ट DNS इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल है.
इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, और जैसे ही ये लॉगिन होता है ना, आप देखोगे कि जितने भी यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं पहले वाले डोमेन कंट्रोलर पे, प्राइमरी पे, वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सर एक टास्क मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसमें। जब हम कहते अगर हमें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट विंडोज में वो करना हो, सर्वर में वो करना हो, रिन्यू करना हो। एडीसीएस के थ्रू। हाँ जी, या नॉर्मल भी कोई, जैसे कई आते हैं ना हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि अभी इस सर्वर का ऐप सर्वर का कहते हैं सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। तो कई बार रहता है सेल्फ साइंड रहते हैं सर्टिफिकेट, और कई वो रहते हैं दूसरे रहते हैं। तो उस सिनेरियो में मैंने बहुत से ब्लॉग्स भी पढ़े, हो जाता है बट ना हर बार मेरे को प्रोसेस क्लियर नहीं होता, बाइंड करने समझ रहे हो, ये सारे प्रोसेस रहते चलो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। तो जो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोल रहे हो, ये एक तरह से सब डोमेन में की कैटेगरी में आ जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब डोमेन की कैटेगरी में आता है आपका सीडीसी। ये एडीसी है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आता है सब डोमेन की कैटेगरी में। तो ये डिफरेंस क्या है? मतलब सीडीसी ये भी तो सेम ही चीज कर रहा है ना अभी, क्या कहते हैं जैसे नहीं नहीं, abc.cloud.com। एडीसी तो हमारा कंप्यूटर नेम है ना। अच्छा, ओके, एडीसी समझ हमारा गया, कंप्यूटर नेम है। ठीक है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे देखते हैं ना, हाँ जी, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को ओपन करते हैं, cloud.com। आपको वो सारे यूजर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो यूजर्स हमने तैयार किए हैं अपने रूट डोमेन कंट्रोलर में। ओके। ठीक है। आप पहले इसको बैकअप डोमेन कंट्रोलर बोला जाता था, बीडीसी। ठीक है। अभी इसको बोला जाता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बैकअप तो डोमेन इसमें कंट्रोलर सारा कुछ एंड। सिंक होता है, कहते हैं आपकी ग्रुप पॉलिसीज से लेके सारे ऑब्जेक्ट वगैरह, या? हाँ, ग्रुप पॉलिसी, एडी की सारी सर्विसेज इसमें जो है सिंक होती है। Okay. ठीक है। अगला जो पॉइंट है, डोमेन एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है ना, वो होता है अबाउट फिज्मो रोल। सो हैव यू हर्ड अबाउट फिज्मो रोल? हाँ जी सर, सुना है। कितने रोल्स होते हैं, क्या टास्क होता है, एनी इनपुट? सर रोल्स तो सर जब हम ये एडी का भी जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो मेरे को इतना नंबर याद नहीं है टोटल। हाँ जी। एक टोटल। शायद मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था मेरे से इंटरव्यू में ना, जब मैं इंडिया में था। टोटल नंबर ऑफ रोल्स होते हैं 5, और इन रोल्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, ये गलत हो गया। सर पांच पांच होते हैं, 9 होते हैं? यानी 5 होते हैं। एंड दीज रोल्स कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट, फॉरेस्ट वाइड अलग होते हैं और डोमेन वाइड अलग होते हैं। फॉरेस्ट वाइड और ओके। फॉरेस्ट वाइड में 2 होते हैं,
डोमेन वाइड में 3 रोल होते हैं। Okay. ये आप उन्हीं रोल्स की बात कर रहे हो ना, जब हम ये ADDS वगैरह भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वही जो लिस्ट किए होते हैं उन्हीं रोल्स की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, रोल FSMO रोल्स अलग होते हैं। अच्छा, FSMO रोल्स FSMO रोल की बात कर रहे हो। एक बार गो थ्रू करो आज हमने जो भी कुछ डिस्कशन किया, एंड लेट मी नो इफ यू फील लाइक यू कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें। ठीक है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन था, इसमें अगर रेप्लिकेशन बीच में ब्रेक होती है, या मतलब कि उस साइड से एडिशनल डोमेन कंट्रोल पे हमारा इंटरनेट का इशू होता है जिस वजह से सिंक नहीं हो पाता या सिंक रुक जाती है, तो क्या वो बाद में जब आप आता है तो वो जितनी भी वो कहते हैं अपडेशन हुई होती है या कुछ ऐसी अमेंडमेंट होती है, तो वो सारा सिंक करता है दोबारा? एक बार फिर से रिपीट करो। सर जैसे हमारे दो ये है ना, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है ना, और हमने रेप्लिकेशन कर रखी है इसमें, तो अभी क्या हुआ है, एक हमारा सर्वर डाउन हो गया, राइट? ठीक है। और सेकंड हमारा सर्वर अप है जिसमें हम काम कर ही रहे हैं, और क्योंकि और यूजर्स क्रिएट कर दिए और सब कुछ कर दिया, और बाद में हमारा जो था प्राइमरी वो अप आ गया, क्या वो कहते हैं वो सारा सिंक कर लेगा बाद में? हाँ हाँ, बिल्कुल लाइव रहेंगे, सिंक्राइज होते रहेंगे। अगर जब तक ओके। डाउन है तो एक के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, बट एक जो भी सर्वर के चेंजेस ऊपर किए हैं वो फिर बाद में भी उसमें आ जाएंगे दोबारा? उसमें आ जाएंगे। हाँ, ओके। डोमेन रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वी नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो अभी तो हाँ जी। जस्ट हमने सेटअप क्रिएट किया है, अभी हम इसमें रेप्लिका देखेंगे। रेप्लिका इन द सेंस कि FSMO रोल्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो FSMO रोल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि FSMO रोल्स जो है किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है। ठीक है, सो डोमेन पहले FSMO रोल्स हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर ट्रांसफर करने का काम करेंगे कि हाउ वी कैन ट्रांसफर द FSMO रोल। गॉट इट? तो ये उसी का रेप्लिकेशन का पार्ट है ना, इसी के अभी थ्रू अब अभी रेप्लिकेशन? अभी अभी रेप्लिकेशन नहीं है, अभी हम अच्छा रेप्लिकेशन। अच्छा, मैं समझ नहीं पूछ। ओके, ठीक हम्म, है। ठीक है, सो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग एंड प्लीज ट्राई टू सेट अप योर लैब, ओके और let me know like how many practicals you are going to complete. Done? ओके सर। हाँ जी सर। सर मेरा लैब सर रुका हुआ है। आप स्क्रीन शेयर करो, I'll help you.